अब हम फंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फंड्स क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 फंड्स की बात हुई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में हुई है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में हुई है और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में की है। तो हम इन तीनों फंड्स को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका नाम आपने पहले भी सुना है, जहां पे हमने चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेबल एक्सपेंडिचर की बात कही थी, वहां पे भी हमने कई बार इसका नाम सुना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा फंड है और मेन फंड जो है वो यही है। मेन फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो यही है। किस आर्टिकल के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया है? आर्टिकल 266(1). और वो कहता क्या आर्टिकल? बड़ा सिंपल भाषा में, इसको लर्न नहीं रखना है इस चीज को, जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग इट। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans, or ways and means advances, and all monies received by that government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled the Consolidated Fund of India। यानी कि जितना पैसा आ रहा है प्लस जितना पैसा हम स्पेंड भी कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, जितनी भी मनी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट के पास, वो सब किसका पार्ट होती है? वो सब किसका पार्ट होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। और जो हम खर्चे करते हैं गवर्नमेंट, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती है मेनली। अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी रुपी अर्नड और स्पेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट फ्लोज थ्रू दिस फंड। जो अर्नड, वर्ड अर्नड है, ठीक है, वर्ड इज अर्नड, ठीक है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द जनरल फंड ऑफ इंडिया। अभी हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। अब इसमें सोर्सेज ऑफ मनी क्या क्या आते हैं। पहले तो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, फिर कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होगा? जो रेकरिंग है, ठीक है, जो रेकरिंग होती हैं, बार बार रेगुलरली आती रहती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, ठीक है, जीएसटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी गवर्नमेंट को मिल रही है, एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, कॉर्पोरेशन टैक्सेस मिल रहे हैं, और भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस मिल रहे हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी रेवेन्यू रिसीट्स में होते हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उससे कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज मिल रहा है, कुछ डिविडेंड मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए हुए हैं तो बड़ी बड़ी पीएसयू उसके, तो ये सब रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। इसके सिवा कुछ कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं, जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, पब्लिक से पैसा रेज कर लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसा रेस कर सकते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा रेस कर सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब कैपिटल रिसीट्स होती हैं। ये सब कैपिटल रिसीट्स होती हैं। ऐसे ही अगर हमने किसी को लोन दे रखा है, यूनियन गवर्नमेंट ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है या किसी और को लोन दे रखा है, और फिर वो उसका कुछ पार्ट जो है वो हमें वापस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो रिकवरी की वजह से वो भी तो एक क्या हुआ? एक कैपिटल रिसीट हुई, ठीक है। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, उसमें एसेट कम हो रहा है एंड ऑल दैट, वो सब चीजें। अभी आपको इतना ही देखना है कि रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं। गवर्नमेंट जो भी पैसा उसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इसी तरह से गवर्नमेंट को कुछ खर्चे भी तो करने होते हैं, राइट। गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करना है, जो उनका रेगुलर एक्सपेंडिचर है, मान लो सब्सिडीज दे रहे हैं वो किसी स्कीम्स के लिए, सैलरीज दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, पेंशन दे रहे हैं, स्टेट्स को ग्रांट देते हैं, इस तरह से का। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, स्टेट्स को लोन दे रहे हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर डेट सर्विसिंग भी होती है। इसमें क्या है? ऑलरेडी हम गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले रखा है, किसी पर्टिकुलर टर्म्स पे ले रखा है कि हम इतना % इंटरेस्ट देंगे, तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा, या फिर उसका छोटा छोटा पार्ट करके रीपे भी तो करना होगा। तो वो सब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। सिर्फ आपको हल्का सा यह याद रखना है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि यानी कि इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड, जो इनकम हो रही है वो कंसोलिडेटेड फंड में आ रही है, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। इसकी खास बात अब जो है वो जो याद रखने की है वो क्या है? वो ये है कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हमने ये पहले भी बात पढ़ी थी कि बिना एप्रोप्रिएशन के, बिना ऑथोराइजेशन के कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता। ये हमने बजट वाले उसमें डिटेल में पढ़ी थी कि बजट पूरा स्टेजेस भी पढ़े थे हमने बजट के। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत, जैसे एनुअल बजट था उसमें भी अप्रूवल दिया जाता है, लेकिन बाद में भी पैसा चाहिए तो कोई एप्रोप्रिएशन एक्ट्स पास हो सकते हैं। तो इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी पैसा ऑथोराइज नहीं होगा। और इसमें भी फिर हमने पढ़ा था चार्ज होता है कुछ तो, और कुछ वोटेबल होता है। चार्ज पे वोट नहीं होती है,
ये वोटेबल होता है, लेकिन सबके लिए ऑथोराइज्ड कौन है? पार्लियामेंट ही है। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा फंड गवर्नमेंट का, जो कि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक और फंड की बात करते हैं, जो कि है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत, देखिए पब्लिक, वर्ड पब्लिक आ गया, इसी से आपको याद रहेगा कि इसमें पब्लिक मनी है बेसिकली, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि एक लॉकर है बैंक में, आपने सामान रखा है एक लॉकर में, ठीक है। आपने अपने, हो सकता है इंपॉर्टेंट कुछ आपके पास ज्वेलरी हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपने एक लॉकर में रखा, क्या वो बैंक का हो जाता है वो सामान? नहीं। बैंक क्या है? सिर्फ एक केयर टेकर है, सेफ्टी के पर्पज के लिए केयर टेकर है। तो यहाँ पे भी जो पब्लिक लिखा है वर्ड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो यानी कि पब्लिक की मनी है, गवर्नमेंट सिर्फ एक केयर टेकर है। गवर्नमेंट इज द केयर टेकर ऑफ दिस लॉकर। जो मनी है इनसाइड, दैट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, इट बिलोंग्स टू द पीपल, या इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं वो, ठीक है। एंड जब भी उन लोगों को इसकी वापस जरूरत होगी तो इसको वापस दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ कस्टोडियन है, नथिंग एल्स। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे लोग, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो करते ही हैं, बहुत सारे उसमें, इसके सिवा और भी लोग करते हैं, प्राइवेट लोग भी करते हैं प्रोविडेंट फंड्स में, पीपीएफ वगैरह में मतलब सेविंग्स करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत लोग करते हैं इन्वेस्ट उसमें। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, कुछ इनमें से हो सकता है डिसकंटिन्यू भी हो गई हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई हैं। तो वो सारा पैसा जमा हो गया, ठीक है। ऐसे डिपॉजिट्स हैं, कोर्ट के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कुछ और ट्रस्ट हो सकता है, फंड हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। याद रखने की बात क्या है कि इट इज नॉट गवर्नमेंट्स मनी। गवर्नमेंट इज जस्ट, अगर किसी के पीएफ में पैसा है, ठीक है, उसको जरूरत पड़ी, उसने निकाला, तो गवर्नमेंट इमीडिएटली देगी। गवर्नमेंट ही नहीं कहेगी हमने तो आपका पैसा कहीं और लगा दिया, नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है वो पैसा, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता, ये ऑपरेट होता है बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। और ये जनरली किसके फॉर्म में होता है? जो ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में हो जाता है। कोई पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना पैसा है ही नहीं, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल क्यों चाहिए होगा? ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। आप सब चीजें बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही हो जाती हैं। गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्रस्टी है या गार्जियन है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर करेगा तो उसको जो प्रोविडेंट फंड मनी है, उसको इट्स गिवन बैक फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक वर्ड यहाँ आ गया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द मनी बिलोंग्स टू द पब्लिक, गवर्नमेंट इज ओनली अ कस्टोडियन, गवर्नमेंट इज ओनली अ केयर टेकर, लॉकर फैसिलिटी दे रही है बेसिकली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फंड आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको भी देख लेते हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 267 में है ये। इसमें कहा क्या गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट ने बनाया 1950 में। 1950 में उन्होंने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 में उन्होंने बना दिया। तो है क्या ये? एक तरह से इमरजेंसी वॉलेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, अर्जेंट है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की वेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो रखी जाती है। इसको अमेंडमेंट से बार बार चेंज भी किया जाता है, जैसे अभी मैं बताऊंगी 2021 में इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वो सब। तो इसमें रिप्लेनिश करने के लिए जो पैसा निकाल दिया गया, उसको वापस उतना ही भरने के लिए, अगर मान लो सपोज करो किसी के गुल्लक है, उसमें 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें से 10 रुपीज निकाल लिए, तो लेकिन उसका इस गुल्लक का रूल है कि उसमें 100 रुपीज हमेशा रहने चाहिए। तो जब ये 10 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर दिया, फिर मान लो एक फैमिली है, फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो देखेंगे कि 10 रुपीज का खर्चा ठीक था कि नहीं था, तो कहा ठीक था, चलो अब जो 90 रह गए थे उसमें हम 10 रुपीज और भर देते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि मान लो अभी जैसे 30,000 करोड़ का मान लो इस समय है, मान लेते हैं हम कि 30,000 करोड़ का कंटिजेंसी फंड की वैल्यू है। मान लो इसमें से 5,000 करोड़ निकाल लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, लेकिन अब ये 25,000 करोड़ रह गया। तो पार्लियामेंट जब इस 5,000 करोड़ का अप्रूवल कर देगी, तो ये वो जो 5,000 है इसमें रिप्लेनिश कर दिए जाएंगे, ठीक है, दोबारा से डाल दिए जाएंगे, ताकि ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, फिर से वापस 30,000 करोड़ हो जाए। ओके, इट वर्क्स लाइक दैट। तो ये है क्या, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने इसमें एक्ट निकाल दिया था 1950 में ही, मतलब जस्ट आफ्टर द
अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, उसके बाद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 का आ गया था। अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, अर्जेंट एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, जो कि अभी इमीडिएटली पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, कोई सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन अर्जेंटली आ गए, ठीक है, तो उसको खर्चा के लिए अब ये थोड़ी कि पार्लियामेंट मान लो समय सेशन में ही नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए अब फिर कहाँ से खर्चा करेंगे, तो हमें इमीडिएटली चाहिए होता है। तो इसीलिए कंटिजेंसी, वर्ड कंटिजेंसी का मतलब यही है, ठीक है। तो पहले इनिशियली फंड जो था वो 50 करोड़ का था, बाद में इंक्रीज करते रहते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 2021 में हुई थी। इसमें गवर्नमेंट में देखिए बहुत प्रोसीजर होते हैं, जीएफआर होते हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, उसमें भी फिर रूल्स ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल्स होंगे, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रूल्स होंगे, उन सबको फिर अमेंड किया जाता है। उसी में सारा प्रोसीजर लिखा होता है कि किस तरह से आएगा, किस किस क्या प्रोसीजर है उसका, फंड कौन उसको हैंडल करेगा, ये सब। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2021 में थी। याद रखने की बात क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं अपने डिस्पोजल पे इस फंड को, यानी कि कुछ खर्चा करना है तो प्रेसिडेंट इसको ऑथराइज कर देंगे तो खर्चा हो जाएगा, बाद में पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा तो उसको रिप्लेनिश कर देंगे। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं इस फंड को एट हिज और हर डिस्पोजल, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद तो नहीं करेंगे, तो करता कौन है, प्रैक्टिकली कौन करता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इसको ऑपरेट करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कई सारे डिपार्टमेंट, राइट, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके सिवा और भी हैं, रेवेन्यू है एंड सो ऑन, डीएफएस वगैरह हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जनरली ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के होते हैं, पार्ट ऑफ इट। जैसे अभी 2021 के जो रूल्स हैं उसमें लिखा है कि 40% जो फंड है, 40% ऑफ द फंड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी होल्ड, खर्चा उसमें से ऑथराइज करेंगे। जो बाकी होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी करेंगे, बट आफ्टर हैविंग द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी। तो बेसिकली इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। आपको भी इतना याद रखना है, प्रैक्टिकली जो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इसको ऑपरेट कौन करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खर्चा कर दिया, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, इमीडिएटली खर्चा करने के लिए पैसा निकाल लिया और बाद में अप्रूव, जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा फिर उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है। तो ये कंटिजेंट कंडीशंस के लिए, जब भी कंटिजेंसी हो रही है तब। तो एक छोटा सा फटाफट से देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, जिसमें जितने भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की बात होती है, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक का है, मनी हेल्ड इन ट्रस्ट, गवर्नमेंट सिर्फ ट्रस्टी है, कोई पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जाता है। इसी तरह से कंटिजेंसी, कंटिजेंट कंडीशंस में इमरजेंसी एक्सपेंसेस चाहिए, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होती है, पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं चाहिए, लेकिन रिप्लेनिश करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, इमीडिएटली नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बट लेटर ऑन अगर इसको रिप्लेनिश करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो ये थे हमारे तीनों फंड्स।